अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हो एचसीएफ से, एक क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी से पूछा गया था यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा गया था, और एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा सीआई का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का मैं 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और इसी तरीके से मैं शॉर्ट वीडियो के तौर पर सभी क्वेश्चन आपको एनालिसिस अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो जिनके भी आने वाले पेपर दिनों में है तो आप लोग एक बार शॉर्ट वीडियो के थ्रू जल्द से जल्द जितना हो सके रिवाइज करते चलना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, एचसीएफ और दो संख्याओं का योग 43 है और उनका योग 430 है, तो ऐसे दो संख्याओं का विशिष्ट युग्म का कुल संख्या बताओ कितनी है। यानी क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई दो संख्या का एचसीएफ दे रखा था 43, ठीक है, और साथ साथ दोनों संख्याओं को योग दे रखा था 430 के बराबर। आपसे क्वेश्चन में इतना पूछा था कि दोनों संख्याओं का विशिष्ट युग्म की कुल संख्या बताओ, यानी डिस्टिंक्ट पेयर आपसे पूछा था, पेपर में बताना था आपको कि डिस्टिंक्ट पेयर कितने बनेंगे। तो आपको पता है अगर किसी भी दो संख्याओं का योग अगर दे रखा है और उन दो संख्याओं का अगर एचसीएफ दे रखा है 43, तो वो दो संख्या क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे 43x होगा या फिर आपका 43y होगा, क्योंकि वो दोनों संख्या क्या होगा 43 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो अब ये दो संख्या अगर आपके पास आ गया और इनका योग अगर आपको दे रखा है तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई। तो ये मेरा क्या सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 10 के बराबर। हमसे पेपर में पूछा गया था कि डिस्टिंक्ट पेयर बताना था, यानी विशिष्ट युग्म की कुल संख्या बताना था। अब आप देखो x प्लस वाई अगर 10 है, x प्लस वाई का मान अगर 10 आ रहा है, तो अब आप ही खुद से पेयर बनाओ। तो वो पेयर कौन कौन सा हो सकता है, तो पहला पेयर 1 और 9 का हो सकता है, ठीक है, 1 और 9 का पेयर हो सकता है, डिस्टिंक्ट पेयर की बात कर रहा है। दूसरा पेयर की बात करें तो अब दूसरा पेयर कौन कौन सा हो सकता है, तो दूसरा पेयर 3 और 7 का हो सकता है, देखते जाना, 3 और 7 का हो सकता है। तीसरा पेयर की अगर बात करें, अब यहां पर 4 और 6 की बात करेंगे तो ये पेयर नहीं होगा, और ना ही आपका 5 और 5 होगा, ये भी पेयर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपसे बोला था डिस्टिंक्ट पेयर और एचसीएफ दे रखा था 43। अब आपको पता है अगर मेरा एचसीएफ 43 है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो आप बताओ अगर 4 और 6 अगर हम ये नंबर लेंगे तो इसमें 2 और 2 तो दोनों जगह आ जाएगा, तो फिर तो एचसीएफ आपका गड़बड़ा जाएगा, और 5 और 5 भी लेंगे तो एचसीएफ आपका गड़बड़ा जाएगा, यानी ये दो पेयर तो ऐसे भी नहीं आएगा। बात समझ रहे हो, ये टोटल 4 नंबर का पेयर बन रहा है जिसमें से 4 और 6 आएगा नहीं, क्योंकि एचसीएफ आपका गड़बड़ा जाएगा, और ये जैसे 5 लोगे तो एचसीएफ यहां पर गड़बड़ हो जाएगा, जो कि एचसीएफ मेरा 43 ही है। बात समझ रहे हो, यानी आप समझ गए, यानी जो डिस्टिंक्ट पेयर की बात करें तो दो ही पेयर बन सकता है, और वो दोनों पेयर आपसे नहीं पूछा था, सिर्फ इतना पूछा था कि कितना टोटल पेयर बन सकता है। तो इस एक पेयर आपका 1 और 9 से बनेगा और दूसरा पेयर आपका 3 और 7 से बनेगा। बात समझ गए, तो इसका आंसर हो जाता है 2। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन आपसे यह बोला गया था, यहां पर क्या बोला गया था, यदि किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योग दे रखा था तो आपसे पूछा गया था तो बताओ इसका पहला पद क्या होगा। अब यहां पर कुछ लोग बोल रहे थे कि पहला पद भी पूछा था, साथ ही साथ आपको कॉमन डिफरेंस भी पूछा गया था, यानी उस श्रेणी का क्या अंतर है वो भी पूछा गया था। और या तो फिर कुछ लोग यहां पर यह भी बोल रहे हैं कि यहां पर पहला पद और कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा गया था, कुछ अलग चीज पूछा गया था। तो कुछ अलग चीज अगर बात करें तो अगर आपसे पहला पद या फिर कॉमन डिफरेंस अगर नहीं पूछा गया होगा तो फिर या तो फिर आपसे कोई दूसरा पद पूछा गया होगा, जैसे 5वां पद बताओ या फिर 10वां पद बताओ। ये आपको कोई दे रखा है n पदों का योग दे रखा है, तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन में पूछा गया होगा 10वां पद बताओ, 12वां पद क्या होगा ये फिर बताओ। तो किसी भी तरीके से कुछ भी पूछा गया हो, सॉल्यूशन आपका एक ही तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं, चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया वो आप देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगर आप देखो, आपको अगर कोई अर्थमेटिक सीरीज में n पदों का योग अगर दे रखा है तो पहला पद पूछा गया, तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते थे, जैसे कि मेरे को Sn दे रखा है, Sn क्या दे रखा है समझना, n स्क्वायर प्लस 2n। तो मैं क्या करता हूं, n का मान अगर 1 पुट करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, S1 का वैल्यू यानी सम ऑफ वन टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 और 2 1 3 आ जाएगा। n का मान अगर हम 2 रखें, n का मान अगर हम 2 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 और 2 2 4 यानी ये 8 आ जाएगा, 8 आ गया। उसी तरीके से अब हम n का मान अगर हम 3 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 9 और 3 2 6 यानी ये 15 आ जाएगा। अब ज्यादा जरूरत नहीं है, अब समझने की कोशिश करना। ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म था, यानी n का मान हम लोगों ने 1 रखा तो ये आया आपका 3, दूसरा रखा तो मतलब दूसरा n का मान जब 2 रखा तो 2 पदों का योग आया 18 और ये 3 पदों का योग आया 15। अगर आपसे पहला पद की बात कर रहा था तो पहला पद तो आपका क्या हो जाता, डायरेक्ट 3 हो जाता। पहला पद क्या हो जाता
3 हो जाता। क्लियर है सभी को, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म 3 हो गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस की बात करें, अब अंतर क्या चल रहा है, अब आप खुद ही दिमाग लगाओ। अगर ये पहला पद अगर मेरा 3 है तो पहला और दूसरा को मिला के 8 हो रहा है, यानी पहला और दूसरा पद को मिला के 8 हो रहा है, तो इसका मतलब 5 और 3 8 होगा, यानी दूसरा पद जरूर ये 5 रहा होगा, क्योंकि पहला 2 पद का सम कितना है 8। उसी तरीके से पहला 3 पद का सम कितना है 15। तो अब आप देखो 3 और 5 8 और 8 और 7 तो 15 होगा। बात समझे, यानी ये सीरीज इसी तरीका से चलता जा रहा है। अब आप बताओ कॉमन डिफरेंस की बात करें, यानी डी का वैल्यू अगर आपसे पूछा गया होगा तो 5 से 3 जाएगा 2, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपसे चाहे कोई भी पद पूछे, चलो मैं मान लेता हूं एग्जाम में आपसे 6th पद पूछा होगा, यानी 6ठा पद पूछा हो या 10वां पद पूछा जाए, यानी समझ रहे हो, कोई सा भी आपसे पद पूछा गया हो, कोई भी टर्म 12वां टर्म 13वां टर्म, तो आप इस फॉर्मूला की मदद से आसानी से निकाल सकते थे। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे टी एन टर्म की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। जो भी टर्म आपको निकालने दिया जाता है तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर लेते, जो भी टर्म बोलता है आपको निकालना था। फर्स्ट टर्म आप निकाल चुके हो, कॉमन डिफरेंस आप निकाल चुके हो, बस खत्म। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट में, पहले शिफ्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट यहां पर सिंपल इंटरेस्ट भी थोड़ा सा घुमाया गया था, हल्का बहुत नहीं, और ज्यादा नहीं घुमाया गया था। जैसे प्रिंसिपल दे रखा था, रेट आपको दे रखा था, जो समय दे रखा था ना, ये समय डेज के तौर पे दे रखा था, जैसे 7 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक, यानी किसी नॉर्मल ईयर का 2022 का समझ लो, कोई 2022 में 7 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वही आपको बताना था। बात समझ रहे हो। तो अब आप यहां से काउंट करोगे 7 फरवरी से 20 अप्रैल, तो यहां से आपको मिलेगा 7 फरवरी, यानी फरवरी में नॉर्मल आपका 28 दिन होता है, तो यहां से आपका टोटल हो जाएगा 22 दिन, क्योंकि 7 फरवरी को भी इंक्लूड करेंगे। फिर आपका जनवरी फरवरी मार्च में आपका 31 दिन का होता है दिन, और अप्रैल आपका 20 दिन, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 3 2 5 3 7, यानी 73 दिन का आपसे इंटरेस्ट पूछा था, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप जानते हो 73 दिन और एक साल में 365 दिन होता है, यानी 1/5, यानी सीधा सीधा आपसे 1 वर्ष ना पूछ के या फिर कोई वर्ष में ना पूछ के 1/5 वर्ष का ही पूछा था, तो 1/5 वर्ष का निकाल दो। तो ये सिंपल था, क्योंकि 8.25%, देखो रेट आपका थोड़ा सा ये डेसिमल में देके गुमराह किया गया था, तो 8 + 1/4 कर लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, यानी मैं कह सकता हूं 33/4। सॉल्व कर लो, तो 5 और 4 20, यानी 20 से काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 100। ठीक है, और 100% में मैंने लिखा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ इसका 33 इंटरेस्ट होगा। तो फिलहाल मैं इसी तरीके से आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू से आपको मैं सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको कराता जाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।